हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली अच्छे होंगे। आज हम लोग गॉस लॉ पे न्यूमेरिकल देखेंगे। कुछ गॉस लॉ की मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे, सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल जो आपको मिलेंगे गॉस लॉ में, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेंगे। कि आगे आपको कैपेसिटर भी पढ़ना है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो कैपेसिटर की प्लेट्स पे, तो वही आज हम लोग सीखेंगे। कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है या आप कह सकते हैं कोई कंडक्टिंग शीट है। हम स्पेशली कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं। कोई कंडक्टिंग शीट है जिसकी कुछ थिकनेस है, उस पर कैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बहुत टिपिकल प्रॉब्लम मानी जाती है मेंस एडवांस के बच्चों के लिए भी, और बोर्ड्स के बच्चे भी इसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। मतलब गॉस लॉ का उपयोग करेंगे, एप्लीकेशन यूज करेंगे गॉस लॉ की। गॉस लॉ का उपयोग करके चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अपना सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग लेके चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस कराएंगे। पहला न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि आपको चार्ज निकालना है। दो प्लेट्स, ये प्लेट है और एक प्लेट ये, ठीक है। दो प्लेट्स हैं आपके पास, प्लेट ए और प्लेट बी। इस पे चार्ज टोटल दिया गया है Q, और इस पे चार्ज टोटल मान लेते हैं कितना दिया गया है Q1, और इस पे चार्ज टोटल कितना दिया गया है Q2 टोटल, ठीक। अब ये एक मेटल प्लेट है, ये दोनों मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट का मतलब समझ रहे हैं, दोनों ही कंडक्टर है, दोनों ही कंडक्टिंग क्या है, आप कह सकते हैं थिक शीट, कंडक्टिंग थिक शीट, या कंडक्टर बोल लीजिए, ठीक है, या मेटल प्लेट बोल लीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे टोटल चार्ज कितना दिया गया है Q1, और इस पे भी टोटल चार्ज कितना दिया है Q2। इसके चार सरफेस हैं, एक सरफेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस टाइप की प्रॉब्लम करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है, उसको हम बता देते हैं आपको, जिससे आसानी से सॉल्व हो पाएगी। अब आपको निकालना क्या है, इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, और इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा। ये मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट का मतलब समझ रहे हैं, मेटल प्लेट की कुछ थिकनेस है, ठीक है। कंडक्टर है, देखिए कंडक्टर के दो सरफेस है, कंडक्टर के दो सरफेस, ऐसे दो कंडक्टर्स हैं, या मान लीजिए कंडक्टिंग शीट है, कुछ थिकनेस है उनकी, ठीक है। इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे चार्ज निकालना है। चारों सरफेस पे आपको चार्ज निकालना है। चलिए निकालने चलते हैं, ट्रिक समझ लीजिए कैसे निकाला जाएगा। अब अगर आपसे ये बोले कि जब ऐसे क्वेश्चंस हों तो अपने आप से एज्यूम कर लीजिए कि इस सरफेस पे कितना चार्ज है Q1, इस सरफेस पे कितना है Q2, इस सरफेस पे कितना है Q3, और इस सरफेस पे कितना है Q4। ये हमको नहीं मालूम, अभी हमको कैलकुलेट करना है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट करके निकालिए Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q3 कितना है, और Q4 कितना है, ठीक है। यही हमको कैलकुलेट करके निकालना है। चलिए निकालने चलते हैं। अब आप हमको ये बताइए, इस मेटल को, इस कंडक्टर को टोटल चार्ज कितना दिया गया Q1, इस कंडक्टर को कितना दिया गया Q2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1, तो लिख सकते हैं ये चार्ज प्लस ये चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज जो दिया गया। अच्छा, टोटल चार्ज जो दिया है वही तो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, कुछ चार्ज यहां जाएगा, कुछ चार्ज यहां आएगा, क्योंकि Q1 चार्ज दिया टोटल, तो कुछ चार्ज यहां एकमलेट होगा, कुछ चार्ज यहां एकमलेट होगा। तो वही हम लोग कैलकुलेट करने का तरीका सीख रहे हैं। तो ये बताइए Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, दे दिया। अब दूसरी बात, यहां पे Q2 चार्ज टोटल दिया गया, तो इसके दो सरफेस हैं, तो इस सरफेस का चार्ज, इस सरफेस का चार्ज विल बी इक्वल्स टू इस सरफेस का चार्ज, दैट इज Q3 प्लस Q4 विल बी इक्वल्स टू Q2। करेक्ट? समझ पा रहे हैं न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है। Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर Q1, Q2 टोटल चार्ज दिया है तो किस पे, मेटल ए पे और मेटल बी। अच्छा, अब ये दो इक्वेशन तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने बना ली, ठीक है। ये चार्ज प्लस ये चार्ज इक्वल्स टू दिस चार्ज,
दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज इक्वल्स टू दिस चार्ज। हमेशा ऐसे ही करना है आपको। ऐसी प्रॉब्लमों को, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो ऐसे ही करनी होंगी। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, चलिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए, दोनों मेटल है, मेटल माने कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। ये बात ध्यान में रख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होगी? ई नेट जीरो। मतलब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये पॉइंट पी ले लें तो इस पॉइंट को क्या ले लें? पी डैश, या मान लेते हैं ये पॉइंट क्या हो जाए? क्यू हो जाए। करेक्ट। अगर इस पॉइंट को पी लिया तो इस पी पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? जीरो। और यहां पे भी नेट फील्ड कितनी होगी? जीरो। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है, ये कंडक्टर है। कंडक्टिंग शीट बोलिए, कंडक्टर बोलिए, बात एक ही है। या मेटल बोलिए, वो भी एक कंडक्टर है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। अंदर होगी जीरो, इसके भी अंदर होगी जीरो। तो अंदर कोई पॉइंट हमने मान लिया पी, तो अंदर हमने कोई पॉइंट मान लिया क्यू, ठीक। उस पे नेट फील्ड कितनी है? जीरो। इतनी बातें क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। क्या मान ले? गॉस लॉ अप्लाई करके गॉसियन सरफेस मान लिया। चलिए, ये बात आपको पहली बात पता हो गई कि नेट फील्ड कितनी होगी? पी पॉइंट पे जीरो। दूसरी बात आपको ये पता चल गई नेट फील्ड क्यू पॉइंट पे कितनी होगी? जीरो। क्यू पे भी जीरो, ई पे भी जीरो। एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। अपने मन से कोई भी गॉसियन सरफेस मानिए, ये आपके ऊपर है। हम यहां पे एक शेप ले रहे हैं गॉसियन सरफेस का। ये हमने गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हमने माना, तो गॉसियन सरफेस आप कैसा भी ले सकते हैं, बट हमने एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाना चाहा तो हम यहाँ पे एक अज्यूम किया हुआ अपने मन मुताबिक एक गॉसियन सरफेस हमने लिया हुआ है। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस। अच्छा, गॉसियन सरफेस का नाम दे दें ए बी सी डी। ए बी सी डी। अच्छा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। क्यों जीरो है पता चल रहा है आपको? बिल्कुल। क्यों जीरो है? क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर पॉइंट है। देखिए कंडक्टर के अंदर है, तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो। क्लियर। अब आप हमको ये बताइए कि ए बी और डीसी, ठीक है, ए बी और डीसी कुछ ऐसे दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, ए बी और डीसी कुछ ऐसे दिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये गॉसियन सरफेस है आपका, ठीक है। गॉसियन सरफेस ऐसा है। ये गॉसियन सरफेस का आपने फ्रंट फेस देख रहे हैं? फ्रंट फेस देख रहे हैं, बिल्कुल। तो देखिए ए बी और डीसी, ठीक है, वो कुछ ऐसे हैं। इसका आप क्या बनाएंगे? एक एरिया वेक्टर बनाएंगे। देखिए एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इधर की ओर बन रहा है, बोलिए बन रहा है कि नहीं? अच्छा, एरिया वेक्टर ए बी और डीसी दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है कि नहीं? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डीसी। दिख रहा है आपको? क्लियर बात समझ में आई? अब देखिए, जो बीसी है और एडी है, बीसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है। तो इस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि कंडक्टर के अंदर पूरी लाइन लाई कर रही है, ठीक है। और यहां पे भी एडी कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट लाई कर रहा है पी। ये जो एडी लाइन है वो कंडक्टर के अंदर लाई कर रही है। तो इस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है। यहां पे भी बीसी कंडक्टर के अंदर है ये लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये देखिए, अब ए बी और डीसी दोनों ही एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। ये रहा एरिया वेक्टर, बोलिए ये क्या है? एरिया वेक्टर। अच्छा, इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई? क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब अगर आपसे ये बोले कि नेट फ्लक्स कैलकुलेट करें, E डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बातें क्लियर हुई? बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों के बीच में अगर आप बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। क्यों?
मान लेते हैं कि कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये चार्ज बड़ा है, Q2 इज ग्रेटर देन Q3। मान लेते हैं Q2 बड़ा है और Q3 क्या है, छोटा है, ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी कि नहीं? अगर ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, बोलिए बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन क्लियर, और एरिया वेक्टर ये रहा, इस पूरे एरिया का एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, दोनों के बीच का एंगल बोलिए बेटा 90 डिग्री दिख रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो माने फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं, बिल्कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जरा देख लेते हैं। अब आप हमको ये बताइए, डॉट प्रोडक्ट हटेगा, ई डी एस कॉस 90 क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत, ये पोर्शन क्या हो जाएगा जीरो, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, मतलब कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना हो गया है, जीरो, नेट फ्लक्स कितना हो गया है, जीरो। मतलब इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, जीरो, जिसके कारण से एक हमको निष्कर्ष, कंक्लूजन मिला कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, जीरो। देखिए नेट चार्ज कितना है, जीरो, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना आ गया, जीरो, देख लीजिए, मतलब क्यू इनसाइड जीरो आ गया। तो अब ये बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, एक तो चार्ज ये है, देखिए ये आपका गॉसियन सरफेस है, क्यू इनसाइड, इनसाइड का गॉसियन सरफेस चार्ज कितना आ गया, जीरो, यही तो कंक्लूजन आया, नेट फ्लक्स जीरो है, माने क्यू इनसाइड कितना है, जीरो, क्यू इनसाइड माने टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, देखिए गॉसियन सरफेस के अंदर यही दो चार्ज तो आ रहे हैं, तो आप लिख क्या सकते हैं यहां से, Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू जीरो, क्यू इनसाइड से ही लिख सकते हैं, माने Q2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q3, ये बड़ी बात हो गई, यहां से हमने गॉस लॉस निकाल लिया, ठीक है, Q2 जो है वो माइनस Q3 के बराबर हो गया, मतलब कि यहां पे जो चार्ज होगा, ठीक है, यहां पे उसका माइनस चार्ज होगा, देखिए Q2 इज माइनस ऑफ Q3, जो भी चार्ज यहां कैलकुलेट करने पे आता है उसका यहां पे माइनस में चार्ज होगा, अभी चेक कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे, अगर यहां प्लस में है तो उसी का चार्ज माइनस में, एग्जांपल के तौर पे अगर यहां प्लस क्यू चार्ज आया तो यहां पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा, कहने का ये मतलब है, ये इक्वेशन यही कह रही है, यहां अगर प्लस में है तो यहां उतना ही चार्ज नेगेटिव में होगा। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने चलते हैं, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दें, ये सब काम आएंगे, ठीक है, तो इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई। गॉस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करके हमने क्या बना लिया, एक कंक्लूजन निकाल लिया, कंक्लूजन क्या बता रहा है, जितना चार्ज यहाँ है उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दें, दैट इज Q2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q3, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपने बोला सर गॉस लॉ का यूज आपने क्यों किया, भाई हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है सब पे, तो आपने क्या किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए गॉस लॉ का उपयोग किया। क्या गॉस लॉ का उपयोग ना करें, अगले क्वेश्चन में हम गॉस लॉ का उपयोग नहीं करेंगे, वो भी सिखाते हैं आपको, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप गॉस लॉ की इक्वेशन को यूज करें, इस इक्वेशन को यूज किया जाए कोई जरूरी नहीं, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें गॉस लॉ का उपयोग नहीं करेंगे, देखते हैं तब भी आएगा आंसर। तो पहले आप गॉस लॉ का उपयोग करके डिस्ट्रीब्यूशन सीख लीजिए, ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब अगर आपसे ये बात बोला जाए कि पी पॉइंट पे देखिए जरा, पी पॉइंट को देखिए जरा, ये रहा पी पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, पी पॉइंट ये रहा, ये पी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, कंडक्टर के अंदर, तो यहां पे नेट फील्ड कितनी होगी, जीरो, नेट फील्ड माने टोटल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। अब देखिए एक सरफेस तो ये हो गया, इसको फर्स्ट सरफेस बोल दें, इसको सेकेंड सरफेस बोल दें, इसको थर्ड सरफेस बोल दें, इसको फोर्थ सरफेस बोल दें। अच्छा, नेट फील्ड पी पॉइंट पे जीरो है, तो
कैसे सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, बस एक ही ट्रिक जानिए। नेट फील्ड 0 है तो करना क्या है, पहले सरफेस के द्वारा चार्ज कितना है Q1, ठीक, पहले सरफेस के द्वारा चार्ज कितना है Q1, क्लियर। तो उसके द्वारा इस P पॉइंट पे, इसी P पॉइंट पे, इस सरफेस के द्वारा, फर्स्ट सरफेस के द्वारा P पॉइंट पे, फर्स्ट सरफेस के द्वारा P पॉइंट पे, फर्स्ट सरफेस के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, E1 वेक्टर, बिल्कुल, बोलिए होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। सेकेंड सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ये हो गया सेकेंड सरफेस पे कितना चार्ज है Q2, इस सरफेस पे कितना चार्ज है Q1। पहले सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दूसरे सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्लियर, समझ आ रही बात। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं, तो किधर होगी, इसी डायरेक्शन में तो होगी, बिल्कुल। अब ये बताइए, यहां पे ये वाली प्लेट भी रखी है, बी प्लेट, इस पे चार्ज कितना है Q3 और इस पे चार्ज कितना है Q4, क्लियर। अब ये बताइए Q3 के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी E3, यही तो डायरेक्शन होगी। और Q4 प्लेट के द्वारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। देखिए समझ में मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा, तो E2, E3 और E4 समझने का प्रयास करें। Q1 के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्लियर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ठीक। और Q2 के द्वारा, अब देखिए ये जो सरफेस हैं इनको इंडिविजुअल शीट्स के जैसे ट्रीट कर लीजिए, इंडिविजुअल शीट के जैसे ट्रीट कर लीजिए। और जब ये इंडिविजुअल शीट्स इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगी, तो उनका डायरेक्शन पता कर लीजिए। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, Q1 के द्वारा इस डायरेक्शन में, Q2 के द्वारा इस डायरेक्शन में, ठीक। Q3 पॉजिटिव चार्ज है, Q3 देख लीजिए, उसके द्वारा इस डायरेक्शन में, Q4 के द्वारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपने बोला सर Q1, Q2, Q3, Q4 पॉजिटिव आप मान रहे हैं ना, ठीक है, हमने माना है, सिर्फ हमारे मानने के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। आंसर में जो आएगा Q1, Q2, Q3, Q4 वो तो लास्ट में पता ही चल जाएगा किस पे चार्ज पॉजिटिव है और किस पे चार्ज नेगेटिव है। तो अभी तो खाली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करते हुए हमने सबको क्या मान लिया, पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग फील्ड को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल लिया। अब ये बताइए नेट फील्ड 0 कब होगी, नेट फील्ड 0 कब होगी, नेट फील्ड 0 तब होगी जब E2 इधर की सारी फील्ड उधर की फील्ड को क्या करेगी, बैलेंस। तो E2 प्लस E3 प्लस E4 विल बैलेंस E1, समझ पा रहे हैं, तभी तो पॉसिबल है। इधर की जितनी फील्ड है उधर की फील्ड को क्या करेगी, बैलेंस। अब आपने इसको इंडिविजुअल थिन शीट माना, इंडिविजुअल थिन शीट माना, तो इस चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चलिए लिख लेते हैं, ये होगी Q1 by 2A एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हैं। Q1 द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना, Q1 by 2A एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है थिन शीट के द्वारा। हर एक सरफेस को थिन शीट जैसा ट्रीटमेंट दिया है, तो यहां से सिग्मा हटेगा तो कितना आएगा, Q बाई ए, कितना आएगा, Q बाई ए। अब यहां चार्ज कितना है, Q1, तो यहां कितना लिखेंगे, Q1, समझ रहे हैं बात, Q1 by 2A एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए Q1 के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये। चलिए E2 के द्वारा, E2 कितनी होगी, सिमिलरली E2 Q2 by 2A एप्सिलॉन नॉट। E3 कितनी होगी, Q3 by 2A एप्सिलॉन नॉट। E4 कितना होगा, 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात समझ में आई। अब ये बताइए कि ये सब कट जाएगा, एलसीएम लेने से बचेगा क्या, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल्स टू Q1, यही तो बचेगा। क्लियर बात समझ में आई, ये सब तो कट गया कॉमन निकाल के। अब आप हमको ये बताइए, यहाँ पे इक्वेशन देखिए, कुछ फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखिए Q3 और Q4 को क्या लिख सकते हो, Q2, देखिए Q3 Q4 को क्या लिख सकते हो, Q2,
ये देखिए, क्लियर, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अगर ये लिखा जा सकता है तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, Q2 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1, यही तो इक्वेशन बनी, क्लियर। तो अब यहां से क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2, Q1 ये Q2 उधर गया, इज इक्वल्स टू Q2, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दें, देखिए यही तो बनेगी, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2। अब आप ये बताइए, इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन 4 को देखिए और इक्वेशन 1 को देखिए। अब मजा आया, इक्वेशन 1 को देखिए और 4 को देखिए। अब Q1 Q2 निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने चलते हैं हम लोग। देखिए, सॉल्विंग Q इक्वेशन 1 एंड 4 क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1, यहां कितना है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q2, दोनों को जोड़ दें, कट गया, 2Q1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी आई, Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये Q1 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई, माने इसकी वैल्यू आ गई। अब Q2 को कैलकुलेट कर ली। अब इसी पहली इक्वेशन में Q1 की वैल्यू उठा के पुट कर दें, चलिए पुट करने चलते हैं। दैट इज Q1 की वैल्यू आई Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 की वैल्यू देखिए उठा के पुट कर दे, प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q1, Q2 विल बी Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2Q1 माइनस Q2 बाई 2 विल गिव अस, Q2 विल बी कितना होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आएगा Q1, देखिए एक बचेगा, प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो देखिए Q2 की ये वैल्यू आई, Q1 की ये वैल्यू आई। समझ पा रहे हैं इतनी बातें? मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी। तो Q1 की ये वैल्यू आई और Q2 की ये वैल्यू आई, यहां लिख लेते हैं। Q1 की कितनी वैल्यू आई, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और Q2 की कितनी वैल्यू आई, Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक। इन दोनों प्लेट पे हमने चार्ज निकाल लिया। अब देखिए यहां से बहुत आसानी से पता चल गया Q3 पे कितनी वैल्यू होगी, Q2 का Q3 पे कितनी वैल्यू होगी। यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन क्लियरली बता रही है Q3 इज माइनस ऑफ Q2, देखिए यही तो बता रही है। तो Q2 निकाल लिया है, उसका माइनस, मतलब कि कितना आया, Q1 माइनस Q2 बाई 2 का माइनस Q3 पे होगा, मतलब इस पे भी चार्ज हमने निकाल लिया, ठीक है, इस पे भी चार्ज कितना होगा निकाल लिया, क्लियर। अब ये बताना होगा Q3 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दे, Q3 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दे, Q4 आ गया, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होंगी, ऐसे ही सॉल्व करना है आप, ठीक है। नेट फील्ड 0 हमेशा करनी है, और उसी से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशंस मिलेंगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप सब पे चार्ज निकाल सकते हैं। Q4 निकाल लेते हैं। Q3 की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q2 बाई 2 विद ए माइनस साइन यहां रखा, प्लस Q4 इज इक्वल्स टू Q2, यही तो होगा। देखिए Q3 की वैल्यू उठा के पुट कर दी, Q1 माइनस Q2 बाई 2 विद ए माइनस साइन, Q4 Q2। चलिए इसको उधर भेज दें, Q4 कितना मिलेगा, बोलिए Q4 कितना मिलेगा, Q2 प्लस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने पे कितना होगा, 2Q2, है ना, इतना ही तो होगा, ये उधर जाएगा, प्लस में हो गया, ठीक। अब ये कटेगा, कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q4 पे इतना चार्ज होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, Q3 पे चार्ज कितना आया, बोलिए, Q3 पे इतना चार्ज आ गया, माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, और Q4 पे चार्ज कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। देखिए चार्जेस हमने कैलकुलेट कर दिए। इतनी कहानी आपके समझ में आ गई होंगी। तो
इस टाइप की प्रॉब्लम में करना क्या है, हमेशा इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो कुछ स्टेप याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अगर चार्ज दिए हैं मेटल प्लेट पे तो इक्वेशंस वहां से बना लीजिए। इक्वेशन फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन थी Q1 प्लस Q2, ठीक है। गिवन कंडीशन पे आप जो है वहां से एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। उससे भी पहले हर एक इंडिविजुअल सरफेस पे आपको क्या करना है, Q1, Q2, Q3, Q4 इमेजिन कर सकते हैं कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो आपने इमेजिन किया, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, इसमें Q3 चार्ज है, इसमें Q4 चार्ज है, हर सरफेस पे अलग अलग चार्ज है। और उसके बाद गिवन कंडीशन क्या थी, Q1 टोटल चार्ज था, तो Q1 प्लस Q2 Q1, तो इसी इक्वेशन को बना लीजिए पहली। दूसरा, गॉस लॉ अप्लाई कर लीजिए, गॉस लॉ अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जब आप गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमेशा गॉस लॉ में नेट फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा इस टाइप की प्रॉब्लम में। अब नेट फ्लक्स 0 आया तो Q इनसाइड इक्वल्स टू 0 आएगा। Q इनसाइड से एक इक्वेशन बना लीजिए, Q इनसाइड से एक इक्वेशन बना लीजिए। देखिए ये इक्वेशन हमको मिली थी, ये वाली इक्वेशन तो गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद मिली, ठीक है। ये इक्वेशन बना ली। थर्ड, मेटल के अंदर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट जैसे हमने लिया था P। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। यहां पे हमने P पॉइंट लिया था। अब यहां से आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एक इक्वेशन और मिल जाएगी, ठीक है। यहां से एक इक्वेशन और मिल गई, ठीक है। इक्वेशन मिलने के बाद आप यहां पे भी EQ इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते थे, मतलब कि यहां से एक इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक। अगर आपका काम बन गया, अगर आपका काम बन गया, सॉल्व हो गया, चारों चार्ज निकल आए, तब तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं निकला तो आप EQ इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक EP इज इक्वल्स टू 0, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी, 0, और यहां पे भी नेट फील्ड कितनी कर सकते हैं, 0। यहां से भी एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आपको नीड है तो बना लीजिए, नहीं नीड है तो छोड़ दीजिए, आपका काम यहीं पे हो गया, ठीक है। तो अगर ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बैलेंस करेगी। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी, बैलेंस कर लीजिए फील्ड को, ठीक है। बैलेंस कर लिए, वहां से एक इक्वेशन मिल गई, तो वहां से चार्ज को आपने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये जो हमारा आंसर निकला वो करेक्ट है कि नहीं, चेक करना है आपको। क्या करना है, चेक करना है, चेक कर लीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। टोटल चार्ज कितना है, Q1। इन दोनों को जोड़ने के बाद चार्ज कितना मिलना चाहिए, Q1, मतलब इस प्लेट पे चार्ज Q1 मिलना चाहिए, आना चाहिए। तो देख लेते हैं, Q1 प्लस Q2 को जोड़ लेते हैं। Q1 कितना निकला, Q1 प्लस Q2 बाई 2। देखिए Q2 कितना निकला, Q1 माइनस Q2 बाई 2। चलिए एलसीएम 2 आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। चेक कर रहे हैं हम लोग। अब ये बताइए, Q2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, 2Q1 बाई 2, 2 कट गया, दैट इज Q1। करेक्ट, टोटल चार्ज हमारा सही आ रहा, तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही निकाला। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है, मतलब ये चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और यहाँ कितना है, Q1 माइनस Q2 बाई 2। सिमिलरली आप यहाँ के लिए चेक कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ के लिए चेक कर लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं 1 मिनट में। यहाँ कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज Q2 आना चाहिए, Q3 प्लस Q4 को जोड़ने के बाद। Q3 कितना है जरा बताइए, Q3 है माइनस Q2 माइनस Q1 बाई 2। ये देखिए Q4 कितना है, Q4 कितना है, Q4 है Q1 प्लस Q2 बाई 2। करेक्ट। चलिए माइनस Q2 माइनस Q1 प्लस हो गया, प्लस Q1 प्लस Q2, 2 एलसीएम हो गया, 2 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। Q2 कट गया, बचा 2Q1, बचा 2Q1 बाई 2। देखिए Q2 कटा मेरे ख्याल से। यहाँ कितना चार्ज है, Q2, यहाँ कितना है, Q1 माइनस Q2, और यहाँ कितना है, Q2, Q1 माइनस Q2। करेक्ट आया है।
Q1 माइनस Q2। अच्छा, यहां लिखा हमने थोड़ा सा गड़बड़ है, Q1 माइनस Q2 लिखना चाहिए। ये देखिए Q1 माइनस Q2, ठीक। तो कटेगा क्या देख लेते हैं, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, ये देखिए कटा क्या, Q1 कट गया, Q1 कट गया, बचा कितना 2Q2 बाई 2, 2 कट गया, दैट इज Q2 आ गया। कितना आ गया Q2। नेट चार्ज जोड़ने पे कितना आ गया Q2, माने जो इस सरफेस पे चार्ज है वो कितना होगा, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, क्लियर। इस सरफेस पे चार्ज और उस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। चलिए एक क्वेश्चंस और थोड़ी कठिन प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा अप्लाई करने में हम ट्रिक्स समझा देते हैं कि उसमें कैसे अप्लाई करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 मेटल प्लेट का है, मतलब कि 3 कंडक्टर की प्लेट्स हैं और चार्ज हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 3 प्लेट्स हैं हमारे पास, एक प्लेट ये है, एक कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट का मतलब समझते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तीनों कंडक्टिंग प्लेट। ठीक, 3 प्लेट हैं A, B और C। इस पे टोटल चार्ज दिया गया Q, इस पे टोटल चार्ज दिया गया -2Q, ठीक है। इस पे टोटल चार्ज दिया गया 0, मतलब न्यूट्रल है ये प्लेट। बीच वाली प्लेट क्या है, न्यूट्रल है। इस पे टोटल चार्ज कितना है 0, इस पे Q, इस पे -2Q। अब आपको क्वेश्चन ये है कि इस वाले सरफेस पे, C के इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा। ऐसा करते हैं हम लोग, सारे सरफेस पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इस सरफेस पे भी करते हैं, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सब पे हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि कितना चार्ज डेवलप होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कितना चार्ज होगा, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। चलिए करने चलते हैं। स्टेप 1 था जो हमको याद रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस पे चार्ज कितना ले लें, Q1, ठीक। ये हमने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप X भी मान सकते हैं, Y भी मान सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो हम Q1 मान लें, इस पे Q2 मान लें, इस पे Q3 मान लें, इस पे Q4 मान लें, इस पे Q5 मान लें, इस पे Q6 मान लिया। अब ये बताइए, पहले जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। इस पे चार्ज कितना है Q, अभी पीछे हमने 3 स्टेप समझाया था। पहला स्टेप यही है कि पहले इक्वेशन बना लें, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। Q3 प्लस Q4 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, क्लियर। इक्वेशन नंबर 3 बना ले, Q5 प्लस Q6 इज इक्वल्स टू -2Q, इक्वेशन नंबर 3 देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। मतलब कि स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या कर लें, गॉसियन सरफेस मान लें, कुछ भी गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। चलिए हमें गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का जो दिख रहा है, एक्चुअल में क्लोज्ड है, ये फ्रंट सरफेस है खाली जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने गॉसियन सरफेस लिया, 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये, ठीक है, ये इस मेटल के अंदर पॉइंट है, इस पॉइंट को P नाम दे दें, ये भी पॉइंट Q हो जाएगा। और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये भी मेटल के अंदर है, ये भी मेटल के अंदर, ये भी मेटल के अंदर, ये पॉइंट R ले, PQR हमने पॉइंट ले लिया। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, रेड वाला। अब नेट फ्लक्स कितना होगा गॉसियन सरफेस से, 0, ठीक है। नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। तो अगर नेट फ्लक्स कितना है, 0 है, तो Q इनसाइड भी कितना होगा, 0। अभी पीछे इसी क्वेश्चन को ऐसे ही किया था, तो यहाँ पे भी वही है। अब ये बताइए इनसाइड माने कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज हैं, एक तो Q2, Q3, Q4, Q5। तो नेट चार्ज कितने हो गए, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप अप्लाई कर दिए। तो ये हमारा जैसे ही गॉस लॉ अप्लाई किया तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन का कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप यूज भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो ना यूज करिए, ठीक है। मतलब ये गॉस लॉ लगाना
अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे आएगा। ये गॉस लॉ आपने लगाया तो ये इक्वेशन मिली, ये ज्यादा उपयोग की अभी हमको लग नहीं रही, ठीक है। तो मतलब अगर आप सेकंड स्टेप है गॉस लॉ लगाना है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, थर्ड स्टेप पे डायरेक्ट आ जाए। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर कितनी है, 0, वही करके देखनी। तो आप पहला स्टेप अप्लाई कर दिए तो डायरेक्ट तीसरे स्टेप से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये स्टेप की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप कोई बेनिफिट ना समझें इस स्टेप का तो आप स्किप करके थर्ड स्टेप पे आ जाएं। फर्स्ट और थर्ड स्टेप से भी रिजल्ट आते हैं, तो हम लोग निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड स्टेप से। सेकेंड स्टेप को हम स्किप करना चाहते हैं, हम नहीं ये इक्वेशन यूज करना चाहते। चलिए थर्ड स्टेप अप्लाई करें। पी पॉइंट पे देखिए, पी पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द मेटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, करेक्ट। तो देखिए पी पॉइंट कहाँ है, मेटल के अंदर, देख लीजिए, देखिए फिगर बना लेते हैं, ठीक। ए बी सी, यहाँ चार्ज कितना है Q1, यहाँ कितना है Q2, यहाँ कितना है Q3, यहाँ कितना है Q4, यहाँ कितना है Q5, यहाँ कितना है Q6। चलिए बना लेते हैं। अब ये बताइए आप कि इस वाले चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस डायरेक्शन में, E2। इस वाले चार्ज के द्वारा भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, E3। इस वाले चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, E4। अब इस वाले चार्ज के द्वारा भी, इस वाले सरफेस के चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड E5 इस डायरेक्शन में, इस वाले चार्ज के द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, माने E2, E3, E4, E5, E6 सब इस डायरेक्शन में है। जो आपका Q1 चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो E1 को बैलेंस कर रही है कि नहीं, बैलेंस कर रही है कि नहीं, तभी तो नेट फील्ड यहाँ 0 होगी, तभी तो नेट फील्ड 0 होगी। क्यों नेट फील्ड 0 होगी, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है, ये शीट कंडक्टिंग है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड तभी 0 होगी जब इधर की फील्ड उधर की फील्ड के बराबर होगी। तो देख लेते हैं, दैट इज E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 विल बी इक्वल्स टू E1। वेक्टर लगा दीजिए, लगाना समझ में, बैलेंस हो रही है इतनी, इज बैलेंसिंग बाय, बैलेंस्ड बाय E1। E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताएंगे, बिल्कुल कितनी है, चार्ज कितना है Q2, तो हो जाएगी Q2 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। E3 की बोलिए Q3 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। Q4 बोलिए Q4 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। Q5 बोलिए Q5 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। Q6 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। 2A एप्सिलॉन नॉट कट गया, कॉमन निकाल के, कट गया कि नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बचा क्या आपके पास, देखिए आसानी से Q2 प्लस Q3 क्लियर प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 करेक्ट, देख लीजिए विल बी इक्वल्स टू Q1, ठीक है करेक्ट। आपने बोला सर ये इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड स्टेप अप्लाई किया है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की। अब आप ये बताइए Q1 प्लस Q2, पहली इक्वेशन देखिए, Q1 प्लस Q2 को कितना लिख सकते हैं, Q3 Q4 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए Q3 Q4 को क्या लिख सकते हैं 0। Q5 Q6 को क्या लिख सकते हैं, Q5 Q6 को -2Q लिख सकते हैं, देखिए इधर, ठीक है, इसको 0। तो यही यूज कर लेते हैं Q2 प्लस 0 -2Q इक्वल्स टू Q1। तो यहां से इक्वेशन क्या मिलेगी बोलिए, Q1 माइनस Q2 उधर गया Q2 विल बी इक्वल्स टू -2Q। इक्वेशन नंबर कितना नाम दे दें, 4। क्या नाम दे दें, 4। अब 4 चौथी इक्वेशन देखो और पहली इक्वेशन देखो, चौथी और पहली को सॉल्व करो। पहली इक्वेशन लिखते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q। कोई दिक्कत हो तो बताइए कि पहली इक्वेशन, पहली और चौथी को सॉल्व करना। ये कट गया जोड़ने पे 2Q1, ये कितना आएगा
Q, माइनस Q तो आएगा। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस Q/2, मतलब इस पे चार्ज आ गया कितना होगा, माइनस Q/2। क्लियर। अब Q2 निकाल ले, चलिए Q2 निकाल लेते हैं। Q2 निकालते हैं, इसी इक्वेशन में क्या कर दें, Q2 की वैल्यू Q1 की वैल्यू पुट कर दें। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, माइनस Q/2 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q। Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q प्लस Q/2। क्लियर, Q है, Q/2 उधर जाएगा तो प्लस Q/2। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, बोलिए 3Q/2। क्लियर। तो मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, प्लस 3Q/2। कैलकुलेट हो गया, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो Q1 और Q2 का चार्ज हमने कैलकुलेट कर दिया। Q1 का माइनस Q/2 और Q2 का कितना, प्लस 3Q/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। अब ये बताइए Q पॉइंट पे नेट फील्ड कितनी करनी है, 0, क्योंकि मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। ये Q पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए ये Q पॉइंट है, ये क्या है, Q पॉइंट है, और यहां पे A, B और C 3 शीट। यहाँ चार्ज कितना है, Q1, यहाँ चार्ज कितना है, Q2, यहाँ चार्ज कितना है, Q3, यहाँ चार्ज कितना है, Q4, यहाँ कितना है, Q5, यहाँ Q6। चलिए अब नोटिस करिए, इस Q पॉइंट पे इसके द्वारा फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में E1, करेक्ट। Q2 के द्वारा ये एक अलग सरफेस ट्रीट कर रहे हैं, ये एक अलग सरफेस है, ये एक अलग सरफेस है। इस सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। और Q3, जो Q3 वाला सरफेस है, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा, करेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसी Q पॉइंट पे Q4 वाला किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, इस डायरेक्शन में, E4, करेक्ट। Q5 वाला भी इस डायरेक्शन में, E5। ये सब वेक्टर है बेटा, ध्यान में रखिएगा सब लोग, ये सब वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर की डायरेक्शन बना, मतलब कि वेक्टर का नोटेशन फॉलो कर लीजिए। इसके द्वारा इस डायरेक्शन में E4, इसके द्वारा भी Q पॉइंट पे E5 इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा इस डायरेक्शन में E6। अच्छा, जितनी फील्ड इधर है उतनी फील्ड उधर है। नेट फील्ड 0 कब होगी, Q पॉइंट पे नेट फील्ड 0 कब होगी, जितनी फील्ड इधर है उतनी फील्ड उसको बैलेंस कर दे। ये दोनों फील्ड क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 विल बी इक्वल्स टू E4 प्लस E5 प्लस E6। समझ पाए, ये फील्ड क्या होनी चाहिए, बैलेंस हो जानी चाहिए, तभी तो EQ 0 होगा, ठीक है। E1 कितना है, Q1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है, Q2/2 एप्सिलॉन नॉट। E3 कितना है, Q3/2 एप्सिलॉन नॉट। देखते जाइए जल्दी जल्दी। इज इक्वल्स टू E4 कितना है, Q4/2 एप्सिलॉन नॉट। E5 कितना है, Q5/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q6/2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, सब कट गया, बचा कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। यही तो बचेगा, ठीक है। अब ये बताइए जल्दी से, Q1 प्लस Q2 पहली इक्वेशन से देखिए, Q1 प्लस Q2 को क्या लिख सकते हैं, Q। देखिए Q1 प्लस Q2 कैन बी रिटन एज Q। Q3 को वैसे ही छोड़ दें, ठीक। Q4 को भी वैसे ही छोड़ दें क्योंकि यही निकालना है, प्लस Q5 Q6 को क्या लिख सकते हैं, इधर से देखिए थर्ड इक्वेशन देखिए, Q5 Q6 को क्या लिख सकते हैं, -2Q लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ आ गया -2Q, ये पूरी Q5 प्लस Q6 को -2Q लिख सकते हैं। यहां से एक इक्वेशन मिल गई हमको, चलिए इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व में क्या मिलेगा, पढ़ते हैं आगे। Q3 माइनस Q4, इसको इधर भेज दें, ठीक है। Q3 माइनस Q4 इज इक्वल्स टू -2Q, ठीक है। ये उधर जाएगा तो -Q, देख लीजिए सही है, ये उधर गया -Q, ये इधर आया। Q3 माइनस Q4 विल बी इक्वल्स टू -3Q, करेक्ट।
अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए कुछ 5, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 और 3 को देखिए, ये सॉरी इक्वेशन 5 और 2 को देखिए। दूसरी इक्वेशन देखिए Q3 प्लस Q4, Q3 प्लस Q4 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो 2 और 5 को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करें। कट गया जोड़ने पे, 2Q3 इज इक्वल्स टू ये कितना बचेगा -3Q, Q3 कितना हो गया -3Q/2, समझ रहे हैं। तो Q3 पे चार्ज आ गया, मतलब Q3 पे कितना चार्ज होगा, Q3 पे कितना चार्ज होगा -3Q/2, करेक्ट। निकाल लिया। अब Q4 पे निकाल ले। अच्छा, इसी सेकेंड इक्वेशन से देखिए, सेकेंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, यही देखिए Q3 इज माइनस ऑफ Q4, ठीक है। कहने का मतलब Q4 को क्या लिख सकते हैं, Q4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q3 लिख सकते हैं। तो Q4 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -3Q/2। देखिए Q3 का माइनस ऑफ Q3 यहाँ पे आया, इतनी वैल्यू आई Q3 की, उठा के रख के, तो कितना हो गया 3Q/2। तो Q4 कितना आ गया 3Q/2, मतलब Q4 पे कितना चार्ज होगा +3Q/2, करेक्ट। अब चलिए Q5 और Q6 निकाल लें, फिर वही मेथड डायरेक्टली। आप ये थर्ड पहला स्टेप और तीसरा स्टेप डायरेक्टली फॉलो करेंगे तो सब कुछ आएगा। और कहीं आपको हो सकता है आवश्यकता पड़े स्टेप 2 की भी, जहां पे आप गॉस लॉ लगा के भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, उपयोग लगे तो यूज कर लीजिए उस इक्वेशन को भी, ठीक है। वरना आप पहला और तीसरा स्टेप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए, R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, क्यों, R पॉइंट मेटल के अंदर है, वही वापस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। तो अब इस R पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर ले। चलिए, ये हो गया R पॉइंट, ये हो गई ये वाली प्लेट और ये हो गई ये वाली प्लेट। वैसे ही आसान लगने लगा होगा। इधर चार्ज Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, इधर Q4 है, इधर Q5 है, इधर Q6। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। Q3 के द्वारा R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, Q4 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, Q5 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, Q6 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। अब जितनी फील्ड उधर है वो इससे बैलेंस हो रही होगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फील्ड यहाँ R पॉइंट पे कितनी आएगी 0, है ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो E6 इज बैलेंस्ड बाय दीज मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख सकते हैं दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 विल बी इक्वल्स टू E6, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रख दीजिए, वैल्यूज कितनी होती है Q1/2 A/0, ठीक है। ये इंडिविजुअल शीट है, मतलब कि इसको हमने एक इंडिविजुअल थिन शीट्स में तोड़ लिया बस, ठीक है। और इंडिविजुअल थिन शीट्स के द्वारा इस R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी Q/2 A/0, दैट इज कितनी होती है σ/2 A/2 है ना। तो वैसे ही करना है, ध्यान रखिए। Q2/2 A/0, Q3/2 A/0, Q4/2 A/0, Q5/2 A/0 इज इक्वल्स टू Q6/2 A/0। वापिस से वही 2 A/0 नीचे से कॉमन निकल के कट जाएगा, बचेगा कितना, इतना बचेगा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 इज इक्वल्स टू Q6। क्लियर, समझ में आ रही का। अब ये बताइए Q3 Q4 को क्या लिख सकते हैं 0। ये देखिए इक्वेशन 2 से Q3 Q4 को 0, ठीक है। और Q1 Q2 को क्या लिख सकते हैं Q। देखिए पहली इक्वेशन से इसको Q लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं दूसरी इक्वेशन से, ठीक है। Q5 इक्वल्स टू Q6, करेक्ट, समझ गए। Q5 Q6 ही निकालना। चलिए इक्वेशन मिल गई, इनकी इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। ये आई Q6 माइनस Q5 उधर जाएगा, Q5 माइनस में इज इक्वल्स टू Q6 है, उधर गया माइनस Q5, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q।
अब इक्वेशन नंबर 6 ले लीजिए, सिक्स्थ और थर्ड को देखिए। तीसरी इक्वेशन क्या है, Q6 प्लस Q5 विल बी इक्वल्स टू -2Q। ठीक, सॉल्व कर लें, थर्ड और सिक्स को सॉल्व कर लें, जोड़ दें, घट ये हो जाएगा, कट जाएगा 2Q6 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया -Q। क्लियर, तो Q6 की वैल्यू कितनी आई -Q/2। Q6 कितना आया, ये सरफेस पे चार्ज कितना होगा -Q/2। अब Q5 निकाल लें, चलिए Q5 निकाल लेते हैं, इसी इक्वेशन से निकालें Q5। Q6 की वैल्यू पता है -Q/2, ठीक है, Q6 की वैल्यू -Q/2 प्लस Q5 इज इक्वल्स टू -2Q। Q5 कितना हो जाएगा -2Q प्लस Q/2 उधर चला गया, ये हो जाएगा -4Q प्लस Q/2। ठीक है, Q5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3Q/2, -3Q/2। मतलब इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा -3Q/2, इस सरफेस पे -3Q/2। तो हमने Q1 पे इतना चार्ज है, Q2 पे इतना चार्ज है, ठीक है, ये Q2 पे इतना चार्ज है, Q3 पे इतना चार्ज है, Q4 पे इतना चार्ज है, Q5 पे इतना चार्ज है और Q6 पे इतना चार्ज। क्या ये चार्ज जो आया वो सही है? चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। चेक करना चाहते हैं तो Q5 प्लस Q6 को जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए -2Q आना चाहिए। समझ रहे हैं चेक करने का तरीका? तो चेक करके एक तो देख लीजिए Q5 पे कितना है, Q5 पे चार्ज कितना निकाला -3Q/2 और Q6 पे कितना है Q/2। क्लियर, तो 2 एलसीएम हो गया -3Q -Q कितना हो गया भाई -4Q/2 कट के 2Q, दैट इज -2Q आ रहा। तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही निकला। इस पे भी नेट चार्ज कितना होगा 0, तो निकाल के देख लीजिए -3Q/2 प्लस 3Q/2 जोड़ेंगे नेट चार्ज 0। इस पे भी ऐसे ही चेक कर लीजिए, ठीक है, Q1 प्लस Q2 पे चेक करेंगे तो Q आना चाहिए। चेक करके देख लीजिए, अगर आपको करना है तो कर लीजिए। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q आना चाहिए, तो देख लेते हैं Q1 प्लस Q2 करके देखते हैं। Q1 कितना है -Q/2 और Q2 कितना है +3Q/2, दैट इज 2, करेक्ट। तो -Q प्लस 3Q दैट इज 2Q/2 इज Q, करेक्ट है। हमारा मतलब जो हमने निकाला है एकदम करेक्ट है। तो बेटा आप लोग स्ट्रेट अवे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आएगा कैपेसिटर में भी। और ये हमने एप्लीकेशन आपको गॉस लॉ की बताई है, मतलब गॉस लॉ अप्लाई करके आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल है ये, और ये न्यूमेरिकल HC वर्मा का हमने डिस्कस कराया है। लास्ट वाला 24th गॉस लॉ का 24th न्यूमेरिकल है जो कि हमने यहाँ डिस्कस कराया है। और चलिए हम कुछ और बेसिक न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करा लेते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि कठिन न्यूमेरिकल लगाने के टाइम पे आपको वो बातें ध्यान में रखनी होगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये बातें ध्यान में रखिएगा जो हमने बताई है, 3 स्टेप जो फॉलो करने हैं उसी से आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, और ये न्यूमेरिकल गॉस लॉ पे ही बेस्ड है, क्योंकि आज सारे न्यूमेरिकल्स जो हम डिस्कस कराएंगे वो गॉस लॉ पे ही बेस्ड डिस्कस कराएंगे, ठीक है। चलिए ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 11th HC वर्मा का न्यूमेरिकल है, 11वां न्यूमेरिकल HC वर्मा का है। थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और एक और इसका रेडियस दिया हुआ है R2, क्लियर। एक और स्फेरिकल शेल है इनर सरफेस, इनर की तरफ, अंदर की तरफ, इसका रेडियस दे रखा है R1। R1 का रेडियस कम है, R1 इज लेस देन R2। एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस ज्यादा है, एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कम है। अब कहीं बीच में यहां चार्ज भरा गया, यहां कहीं चार्ज भरा गया, ठीक है, यहां कहीं चार्ज को फिलअप किया गया। चार्ज की टोटल वैल्यू दे रखी है Q, टोटल चार्ज कितना बता के रखा हुआ है Q। ये बीच में चार्ज भरा, यहां से खाली है और इन दोनों स्फीयर के, स्फेरिकल शेल के बीच में चार्ज भरा गया। पूछा जा रहा है कि
कहीं यहाँ P पॉइंट है, ये एक P पॉइंट है, इनके बीच में, इन दोनों स्फेरिकल शेल के बीच में P पॉइंट यहाँ है और पूछा जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी। तो चलिए करने चलते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ का ही क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं तो गॉस लॉ अप्लाई करना हम लोग सीखते हैं। ठीक, चलिए इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो तुरंत गॉसियन सरफेस बनाइए। गॉसियन सरफेस भी क्या होगा, गॉसियन सरफेस भी क्या होगा आपका, ये होगा गॉसियन सरफेस भी एक स्फेरिकल शेल होगी, बिल्कुल एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस भी एक स्फेरिकल शेल होगी। क्यों, गॉसियन सरफेस वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, x, तो रेडियस चेंज होगा नहीं, तो पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। गॉसियन सरफेस वही ले सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे कांस्टेंट हो। क्लास 12 तक की बात कर रहे हैं, 12th के बाद की नहीं बात कर रहे हैं, 12th तक का आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसियन सरफेस वही लेंगे जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना ध्यान में रखिए, 0 डिग्री बने, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, क्लास 12 तक कि जो बच्चे मेंस और एडवांस में भी ट्राई कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी 0 हो और पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो, तभी एक गॉसियन सरफेस हो सकता है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने गॉसियन सरफेस माना और यहाँ पे एक छोटा सा ds एलिमेंटल एरिया ले लिया। इस एलिमेंटल एरिया का हमने क्या बना लिया, एक ds वेक्टर बना दिया, एरिया वेक्टर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर निकलती हुई, क्योंकि ये चार्जेस पॉजिटिव है। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना ले लिया, x ले लिया। चलिए गॉस लॉ अप्लाई कर दें। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो देखिए इधर E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, समझ आ रही बात, बिल्कुल आ रही है। ये एक स्फेरिकल शेल्स हैं जिनके बीच में चार्जेस भरे हुए हैं Q1। तो E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट हटेगा, cos 0 डिग्री आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, E ds इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, E इंटू गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, ये जो लाल वाला है ये गॉसियन सरफेस है, इसका सरफेस एरिया 4πx² होगा, बिल्कुल। और Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड माने गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है जरा वो देख लें। ठीक है, तो ये बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इतना ही चार्ज तो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, इतना चार्ज ही तो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। ये देखिए इतना ही चार्ज तो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। भाई यहां तो खाली है, यहां तो कोई चार्ज नहीं, तो खाली इतना ही चार्ज तो आ रहा है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये इतना पोर्शन का, इतने अमाउंट का जो चार्ज है। अच्छा, निकालना है तो वॉल्यूम घेर रहा है, बिल्कुल स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल समझते हैं, प्लास्टिक की बॉल, एक प्लास्टिक की बॉल लें, दूसरी प्लास्टिक की बॉल उसके अंदर रख दें और दोनों प्लास्टिक की बॉल के बीच में मटेरियल रख दें। ठीक है, कौन सा मटेरियल, जिस चार्ज मटेरियल माने चार्ज, ऐसा समझिएगा। तो 3 डायमेंशनल फिगर है तो वॉल्यूम कंसिडर होगा। तो लेट कर लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, कितनी है, रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है अगर, ठीक है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज। ठीक है, और गॉसियन सरफेस के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर तो इतना ही वॉल्यूम आ रहा है ना। देखिए तो गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम कितना है, 4πx³ माइनस 4/3πr1 का क्यूब। इतना ही तो गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, इतना ही वॉल्यूम तो आ रहा है, तो मतलब 4πx, देखिए x ये रहा, ठीक है, x में से r1 को घटाया गया,
एक्स के वॉल्यूम में से R1 के वॉल्यूम को घटा दिया गया। अब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज दिया है Q, क्लियर, अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है, इनके बीच में, ये देखिए चार्ज तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है, बड़े वाले स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, माइनस 4/3 पाई R1 का क्यूब, छोटे वाले स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, क्लियर, घटा दें, मतलब इतने में से इतना घटा दें तो इतना टोटल चार्ज आ जाएगा, आ गया कि नहीं, ठीक है। ये हमको टोटल वॉल्यूम है ना, इतना ही टोटल वॉल्यूम में तो चार्ज है, तो बड़े में से हमने छोटा वॉल्यूम घटा दिया, बड़े में से छोटा वॉल्यूम घटा दिया, क्या मिलेगा देख लेते हैं। चलिए यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं, कितना कॉमन आ गया, 3 को ऊपर भेज दीजिए कॉमन निकाल के, तो आएगा 4 पाई, बचा कितना, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, यही तो बचेगा, ठीक। यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, कहाँ पुट कर दें, यही तो रो की वैल्यू आई है बेटा, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, यही वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें, क्यू इनसाइड कितना आएगा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन 4 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ऊपर क्या बचेगा बोलिए, 4/3 पाई बाहर से कॉमन निकाल ले, यहां से 4/3 पाई कॉमन निकाल ले, बचा क्या, x क्यूब माइनस R1 का क्यूब, यही तो बचेगा, देखिए ये पोर्शन अलग है, यही तो बचेगा ना। तो ये बताइए, पाई से पाई चला गया, 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया, क्यू इनसाइड कितना आ गया, देखिए क्यू इनसाइड कितना आ गया, क्यू, एक तो क्यू बचा, x क्यूब माइनस R1 का क्यूब, करेक्ट, नीचे क्या बचेगा, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, क्लियर, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई। ये क्यू इनसाइड आ गया, उठा के पुट कर दे यहीं पे क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड उठा के पुट कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, दैट इज क्यू x क्यूब माइनस R1 का क्यूब अपॉन 4 पाई x स्क्वायर, ये नीचे चला गया, अब साइलेंट नॉट R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी P पॉइंट पे। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। मेरे ख्याल से क्लियर है एक्सप्रेशन आपको, ठीक। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार सीबीएसई में भी पूछा गया है, तो इसको डिस्कस कराना जरूरी है। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर, ये फिगर बना हुआ है, Ex इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा x टू द पावर 1/2 दे रखी, Ey Ez y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन विच अल्फा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 800। कंसिडर द क्यूब शोन इन फिगर, क्यूब बना है फिगर में, क्यूब मतलब समझ रहे हैं सारे साइड बराबर होंगे, ए, ठीक है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स निकालना है, कैलकुलेट करना है। दूसरा, द चार्ज विद इन द क्यूब, क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताई जा रही है, ठीक है। और दिया क्या क्या है, पहले सोल्यूशन में गिवन लिख लें, दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड Ex अल्फा x टू द पावर 1/2, ए की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, मतलब कि क्यूब की जो लेंथ है वो 0.1 मीटर है। अच्छा, ओरिजिन से क्यूब कितनी दूरी पे रखा है, ए की दूरी पे रखा है, कितनी दूरी पे रखा है, ए दूरी पे रखा है, ठीक है। तो 0.1 मीटर दे रखी है, जो अल्फा की वैल्यू 800 दे रखी है, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर 1/2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दे के रखी है, ठीक है।
अब आपसे पूछ रहा है इससे फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पास होती हुई जा रही है। देख लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी आपको दिख रही है। देख लीजिए एक बार आपको बता देते हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये क्यूब है, मान लेते हैं क्यूबॉइडल शेप दिख रहा है, क्यूब है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ये ठीक है, पास होती हुई निकल रही है। अब देखिए यहाँ पे हमने फेस की नंबरिंग की हुई है। फर्स्ट फेस 1, क्यूब का फेस 1 2, टॉप और बॉटम 1 2 हो गया। 1 2 क्या हो गया, टॉप और बॉटम, टॉप ये बॉटम ये, ठीक। 1 2 3 4 थर्ड सरफेस बैक वाला, फ्रंट वाला, सॉरी 3 4 3 ये वाला, इधर वाला 3 बैक वाला, ये बैक वाला हो गया, ठीक है। 3 और ये फ्रंट वाला क्या हो गया 4, ठीक। 5 एंड 6 लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाला राइट वाला, लेफ्ट वाला 5, लेफ्ट वाला 5 और 6 राइट वाला, ठीक है। 1 2 टॉप बॉटम 1 2, ठीक है। 5 6 लेफ्ट वाला 5 6 राइट वाला। बैक वाला क्या हो गया, पीछे वाला, ये हो गया बैक। बैक वाला कौन सा है, फ्रंट और बैक। फ्रंट हो गया 2, फ्रंट वाला 2, बैक वाला 3, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, देख लीजिए ऐसे कुछ ऐसे क्यूब पड़ा है, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ठीक, तो इस सरफेस से तो कोई फ्लक्स ऊपर से नहीं निकलेगा। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग द एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे पास हो रही है, तो खाली 5 और 6 सरफेस से ही तो पास हो रही है, 5 और 6 सरफेस से ही तो पास हो रही है। ये देखिए 5 लेफ्ट पे जो सरफेस है और 6, 5 ये रहा और 6 ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 और 6 से ही तो पास हो रही है। ये सरफेस कौन सा है, बोलिए टॉप, और ये बॉटम है। टॉप और बॉटम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे पास हो रही है ना, ना कि ऐसे। तो टॉप और बॉटम से फ्लक्स कितना हो गया, 0। अब ये बताइए बैक और फ्रंट से 2 3, सरफेस 2 3 से 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। बैक और फ्रंट से कितनी, 0। बताइए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो नहीं पास हो रही ना तो ऐसे जा रही है ना तो ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इस सरफेस से भी फ्लक्स 0 पास हुआ, इस सरफेस से भी फ्लक्स 0 पास हुआ, इस सरफेस से भी फ्लक्स 0 पास हुआ, इस सरफेस से भी फ्लक्स 0 पास हुआ। खाली इस सरफेस से फ्लक्स पास, माने इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है। इसी सरफेस से पास हो रही है, लेफ्ट वाले और राइट वाले सरफेस से, ठीक है। तो 5 और 6 सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती हुई जा रही है, क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को, 5th और 6th एरिया को क्रॉस कर रही है, मतलब माने लेफ्ट और राइट एरिया को क्रॉस कर रही है। तो इसी का फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 सरफेस का 4 सरफेस के द्वारा नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। 4 सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, 0। कौन से 4 सरफेस है, फ्रंट एंड बैक, फ्लक्स 0 होगा। टॉप बॉटम से भी फ्लक्स 0 होगा, टॉप एंड बॉटम से भी फ्लक्स 0 होगा। खाली 5th एंड 6th सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो इसी का फ्लक्स होगा, ठीक है। अच्छा कितना फ्लक्स होगा वही कैलकुलेट करना है। अब आपने बोला सर नेट फ्लक्स तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जितनी अंदर जा रही है उतनी ही वहां से बाहर निकल रही है। जितना लेफ्ट सरफेस से अंदर जा रही है उतना ही राइट सरफेस से बाहर निकल रही है। तो नेट फील्ड कितनी हो गई, नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0, ठीक है। ये आपका सोचना गलत है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। ये देखिए पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। अगर पोजीशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। तो 5th सरफेस पहले पड़ेगा और 6th सरफेस बाद में पड़ेगा, तो पोजीशन चेंज हुई कि नहीं। जब पोजीशन चेंज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज हुआ। समझ रहे हैं बात को, तो वही समझिए। हाँ अगर ये पोजीशन पे ना डिपेंड करती तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता, 0। जितना फ्लक्स 5th से जा रहा है उतना ही
सिक्स्थ फ्लक्स बाहर आ रहा है, तब नेट फ्लक्स कितना होता है 0, बट ये एक्स पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका समझा देते हैं, मिटाते हैं। क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमको। चलिए लेफ्ट सरफेस के लिए ले लेते हैं, फिफ्थ सरफेस, लेफ्ट माने फिफ्थ सरफेस। लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, अल्फा एक्स कितना है ए, अरे कितनी दूरी ओरिजिन से ए दूरी पे ही तो है, देखिए फिफ्थ सरफेस ए दूरी पे है, ये रहा पांचवा सरफेस ए दूरी पे, तो पोजीशन कितनी है ए की पावर 1/2 रख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कितनी बातें क्लियर हो गई, ये एक्सेल निकल आया, बोलिए समझ आ रहा है आपके, देख लीजिए। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लेफ्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर वेक्टर, ठीक है। अब ये बताइए फिफ्थ सरफेस का एरिया वेक्टर ले लें, मान लेते हैं एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना है एनएल कैप, एनएल कैप, तो ई डेल्टा एस। अब ये बताइए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन एंगल कितना है 180 डिग्री। ये एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, देख लीजिए बाहर की तरफ होगा कि नहीं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एंगल कितना 180 डिग्री, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो हो गया माइनस ई डेल्टा एस। डेल्टा एस कितना होगा माइनस, डेल्टा एस कितना होगा आपको क्यूब का इस सरफेस का, खाली फिफ्थ सरफेस का एरिया बोलिए कितना होगा ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है, अल्फा यहां रख दे, अल्फा ए की पावर 1/2। क्लियर, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठा के पुट कर दी। डेल्टा एस कितना होगा ए स्क्वायर, कॉस 0 कितना होता है -1, माइनस साइन लगा दे, वैसे लगा दिया है समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ माइनस साइन होगा। तो लेफ्ट का फ्लक्स निकल आया, लेफ्ट का फ्लक्स कितना आया माइनस, इसको जोड़ दीजिए 1/2 + 2 5/2, इतना ही तो माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, ये लेफ्ट का फ्लक्स निकला। कहाँ का फ्लक्स निकला, फिफ्थ सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, वही तो फ्लक्स है, वो कितना है इतना। अब राइट सरफेस का निकाल ले, किसका निकाल ले, राइट सरफेस का। चलिए राइट सरफेस का निकालने चलते हैं, राइट का, राइट माने सिक्स्थ सरफेस की बात हो रही है, ये वाला सरफेस, ये कितनी दूरी पे, ये ए है, तो ये दूरी भी कितनी होगी ए, तो x कितना लेना पड़ेगा a + a = 2a, उसी एक्सप्रेशन में रख दें। राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अल्फा × 2a की पावर 1/2, करेक्ट। तो अल्फा यहां कितना हो जाएगा a की पावर 1/2 √2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। फ्लक्स निकाल ले, फ्लक्स निकाल लेते हैं, चलिए राइट का फ्लक्स कितना होगा बोलिए, ई डेल्टा एस वेक्टर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ ई डैश ले ले तो बेहतर, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर ले लें, ठीक है, पता चल रहा है ई आर डेल्टा एस। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे तो एन आर कैप लेंगे, एन आर कैप, सिक्स्थ सरफेस का एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर एनआर कैप होगा, एनआर कैप इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ई आर डेल्टा एस cos 0 1 होता, 1 हो गया। अब ई आर निकाला है, आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है राइट पे, राइट फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अल्फा ए की पावर 1/2 √2, एरिया कितना है ए स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे सिक्स सरफेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, तो ये आएगा मिलके कितना हो गया 5/2, कितना हो गया 5/2, तो ये राइट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा लेफ्ट की ये आई, राइट की ये आई, नेट फ्लक्स सॉरी
राइट का फ्लक्स ये आया, लेफ्ट का फ्लक्स ये आया। नेट फ्लक्स, नेट माने टोटल फ्लक्स, राइट का फ्लक्स प्लस लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स, राइट का फ्लक्स प्लस लेफ्ट का सरफेस का फ्लक्स। अल्फा ए की पावर 5/2√2 माइनस अल्फा ए की पावर 5/√2, अल्फा ए की पावर 5/√2 कॉमन निकल गया, √2 माइनस 1। अल्फा की वैल्यू रख दीजिए 800, ए की वैल्यू रख दीजिए 0.1 की पावर 5/2, इसकी वैल्यू रख दीजिए, √2 की वैल्यू आपको मालूम है -1। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.05। कितना आएगा फ्लक्स? 1.05 आएगा। जरा कैलकुलेट करके चेक करिए आ रहा है कि नहीं, जल्दी करिए। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स चेक करके देख लीजिए जल्दी से। मेरे ख्याल से आ गया होगा बिल्कुल। अब सेकंड वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, नेट फ्लक्स आ गया, बी पार्ट निकाल लेंगे, ए पार्ट आ गया, बी पार्ट क्या होगा? नेट फ्लक्स Q/ε0। टोटल चार्ज इसके अंदर कितना होगा? 5 नेट इंटू ε0। 5 नेट निकल चुका है 1.05। ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 निकालेंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा? कैलकुलेट करके निकालिए जल्दी से। ये चार्ज आएगा 9.27 10⁻12 कूलम। रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि डिस्कस कराना जरूरी था। तो माने कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 5th सरफेस पे अलग है, 6th सरफेस पे अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्लक्स भी अलग अलग होगा। तो नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो कैलकुलेट करके निकालिए। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रही है, एरिया वेक्टर ये है, तो नेगेटिव फ्लक्स होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर इसका ऐसे बनेगा, फील्ड इधर है तो फ्लक्स नेगेटिव, और यहाँ फील्ड इधर निकल रही है, फील्ड इधर निकल रही है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो 6th सरफेस का फ्लक्स पॉजिटिव। ठीक, तो ये हमने सोल्यूशन आपको दे दिया है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसको डिस्कस कराना जरूरी है। इस क्वेश्चन को गॉस लॉ का ही है। बोल रहा है कि एक ये स्क्वायर रखा है, मतलब कि एक स्क्वायर है जिसका एज दे रखा है ए, और इसके a/2 डिस्टेंस पे q चार्ज रखा है। इस स्क्वायर से a/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा है q। तो इस स्क्वायर सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स निकालना है। इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। पहली बात तो ये स्क्वायर जो है ये ओपन है। क्या है? ओपन है। तो इसको क्लोज करें। क्लोज करने के लिए क्यूब बनाना पड़ेगा, तो एक गॉसियन सरफेस आपको बनाना पड़ेगा। तो आप एक क्यूब बनाएंगे। बिल्कुल पहले इसको बंद करिए, ये ओपन सरफेस है, ध्यान में रखिए। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे? एक क्यूब बनाएंगे। बिल्कुल ये एक क्यूब बना लिया। अब क्यूब का ये नीचे वाला सरफेस यही हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब कि इस एक, ये तो एक फेस है ना, किसका? क्यूब का एक फेस। तो क्यूब का एक फेस से, क्यूब के एक फेस से, ठीक है, कितना फ्लक्स पास होगा। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं कि ये स्क्वायर था, इसको आपने क्लोज किया तो एक क्यूब बनाया। ठीक है, क्यूब जब आपने बनाया, क्यूब का नीचे वाला फेस ये वाला स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अगर चार्ज कहां पे है? इसके मिडिल में रखा है, इस क्यूब के मिडिल में रखा है चार्ज। एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। अच्छा, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा वो तो आपको मालूम है, Q/ε0। आंख बंद करेंगे और बता देंगे पूरे क्यूब से कितना पास होगा, Q/ε0। इसके एक फेस से कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्यूब के एक फेस से, जो कि एक स्क्वायर है, उससे फ्लक्स कितना पास होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। E.ds वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई ε0। इनसाइड चार्ज कितना है, Q/ε0। E ds, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो E ds कितना होगा, 6a² टोटल। ये तो पूरा गॉसियन सरफेस ले लिया ना आपने,
तो गॉसियन टोटल गॉसियन सरफेस कितना होगा 6a²। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। तो गॉसियन सरफेस क्या हुआ, एक पूरा क्यूब हुआ, तो 6a² उसका क्या हो गया एरिया, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, क्यूब बाई 6a² एप्सिलॉन नॉट। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब यही बताइए EA², 6 नीचे भेज दें, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यही तो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज ए फ्लक्स। किसी एक फेस का फ्लक्स कितना होगा, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, ये बातें आपको याद रखनी पड़ जाएंगी। तो इसके एक फेस से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यूब से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ऐसे ही कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई ये एक क्वेश्चन नहीं है, कई क्वेश्चंस हैं, आपको बताते जाते हैं, आप समझते जाइए कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ तरीके यही है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं ये क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं पहले, तब आपसे डिस्कस कराएं। क्यूब है, क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड नहीं। थोड़ा फिगर ठीक से बन नहीं रहा है, ड्राइंग बहुत खराब है मेरी, इस वजह से थोड़ा ध्यान में रखिए, बहुत खराब है ड्राइंग। तो ये क्यूब है, क्यूब के मान लेते हैं एक एज पे, ये एक एज पे चार्ज रखा है, मान लेते हैं क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो पूछा आपसे जाए कि टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, और इस क्यूब से एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। एक फेस से, फेस समझते हैं ना, क्यूब का एक फेस अगर एज पे चार्ज रखा हो, सॉरी वर्टेक्स पे रखा हो, या फिर उसके वर्टेक्स ही कह सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स कह लीजिए, या फिर उसके ये पॉइंट्स जो लास्ट वाले हैं उन पे रखा हुआ है चार्ज, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी चार्ज ले लीजिए, कोई एक चार्ज रखा है, ठीक है, उसके वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स हो गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज रखा है, ये वर्टेक्स पे चार्ज। टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स किसी एक फेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, एक फेस से फ्लक्स कितना पास होगा, और टोटल फ्लक्स कितना है। तो टोटल फ्लक्स आपका होगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखिए, चीजें रख लीजिए, रख क्या लीजिए मतलब ध्यान में रख लीजिए, और निकालने का तरीका हमने पीछे बता दिया है, वो तरीका अप्लाई करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप हमसे बात करेंगे तो हम निकालना आपको बताएंगे, पर ये वैल्यूज ध्यान में रखिएगा, इतना आएगा। किसी एक वर्टेक्स पे रखा है तो टोटल फ्लक्स Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और किसी एक फेस से फ्लक्स कितना पास होगा, किसी एक फेस से फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से फ्लक्स कितना पास होगा, इतना। क्लियर। अगला ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है आपसे, किसी एक एज से देखिए, अब मान लेते हैं कि एक एज पे पड़ा है, एज माने डंडा दिख रहा है, कोई एक एज पे चार्ज पड़ा है, मान लेते हैं यहां चार्ज पड़ा है, कोई एक एज पे अब पड़ा है, ये एज, ठीक है, ये जो डंडा है ये एज है किसी लेंथ, इसकी लेंथ। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, याद कर लीजिए, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होगा जो इस क्यूब से पास होगा। एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, Q बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। कितना पास होगा, Q बाई 16 एक फेस से। सिमिलरली अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि एज पे नहीं रखा है चार्ज, कहां पे रखा है, फेस पे रखा है, इसके फेस पे, ये देखिए फेस पे रख दिया चार्ज, तो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से कितना पास होगा, क्यूब से टोटल फ्लक्स पास होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और वही अगर आपसे बोला जाए एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, किसी एक फेस से Q बाई 10 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यूज थोड़ा ध्यान में रखिए, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट आप देखेंगे तो याद रहेगी तो टिक लगा देंगे अपने कॉम्पिटिटिव में, या कैसे निकलेगी इसको निकालने का तरीका हमने पीछे क्वेश्चन में बताया है। अगर आप नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल से आप नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में ऐसे सोचिएगा
कि अगर एक फेस पे पड़ा है तो इसके ऊपर एक क्यूब और रखेंगे, उल्टा क्यूब, तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो दो क्यूब शेयर हो गया, ठीक है। तो इस क्यूब से आधा फ्लक्स पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने क्रिस्टल लैटिस पढ़ी होगी केमिस्ट्री में तो वैसे ही कुछ सोचना है, ठीक है। और 10 फेसेस होंगे उस समय। इसका देखिए, इसके ऊपर एक क्यूब और रखोगे तो वो फेस तो कॉमन हो गया, ठीक है। बचा कितना, 5 सरफेस इसका, 5 सरफेस ऊपर वाले का, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर दिया, 5 ये, 5 ऊपर वाले का, 10 से डिवाइड किया तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 1/10 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं आगे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, एच.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, इस प्लेट को ए नाम दे दें, दूसरी प्लेट ये है, इसको बी नाम दे दें। दोनों ही लॉन्ग प्लेट है। इन दोनों के बीच में गैप बताया गया है 2 सेंटीमीटर का। दो प्लेट के बीच का गैप दे रखा है 2 सेंटीमीटर का। और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगी बिटवीन द प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की होती, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है और इनके बीच की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेट से बी से ए की तरफ मूव करता है, ठीक है, तो कितना टाइम लेगा, 2 माइक्रोसेकंड का टाइम लेगा। कितने सेकंड का, 2 माइक्रोसेकंड का टाइम लेगा, ठीक। तो आप ये बताइए उस समय इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, इस प्लेट की चाहे इस प्लेट की, दोनों में से किसी भी प्लेट की, किसी एक प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन समझिए, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रखा गया है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की ओर मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगा। कितने सेकंड्स में, 2 माइक्रोसेकंड। इनके बीच का गैप 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा जा रहा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए निकाल लें, बहुत आसानी से निकल सकता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो इलेक्ट्रॉन S = ut + ½ at² लगा दें। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट निकाला हुआ है पहले से ही, ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, किस पर, इलेक्ट्रॉन पे। फोर्स किस डायरेक्शन की होगी, इस डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा, फोर्स लग रही है और ये फोर्स कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अगर ये कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। डिस्टेंस दे रखा है, कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लें 10⁻⁻² मीटर। टाइम को माइक्रो सेकेंड्स में बदल लें इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड में दिया है टाइम, ठीक है, 2 माइक्रो सेकेंड, सेकेंड में बदल लें। वैल्यू उठा के पुट कर दें, कितनी आएगी, 2 × 10⁻²। देख लीजिए, इनिशियल स्पीड दे रखी है 0.5 a t का स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻6 का स्क्वायर, 2 × 10⁻²। ये 2 इधर आएगा, बन जाएगा 4 = a डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा 4 × 10⁻12, 4 कट गया। a = 10⁻+10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन आएगी, 10⁻10 मीटर प्लस 10 है, मतलब 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन होगी इलेक्ट्रॉन की इस प्लेट्स के बीच में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे निकालते हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लगेगी? F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताएंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, करेक्ट। तो फोर्स कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रख दी। चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही तो E। अब न्यूटन्स लॉ से बोल सकते हैं F इक्वल्स टू एम इंटू ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। यहाँ पे सिर्फ इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी है? F ई एम इंटू ए, जो कि ऊपर कैलकुलेट कर ली F ई। अब वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, कितना हो जाएगा? चलिए रखते हैं, कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालते हैं। E सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू ए, that is sigma is equals to m into a into epsilon naught by e। a की वैल्यू पता है 10 to the power 10। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास। एक्सेलरेशन अभी निकाली 10 to the power 10। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 सिग्मा। कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट कुछ आएगा 0.505 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। देखिए इतना आ रहा है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतना आएगा इसको सॉल्व करने पे। जरा चेक करके देख लीजिए एक मिनट, अगर आपको चेक करना है तो जल्दी करिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है। मिटा दो। एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कराना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि हम लोग डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं, समझा देते हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक सिलेंडर दिया है और ये सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर सॉलिड है और इसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे सिलेंडर में चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिलेंडर एक वॉल्यूम घेरता है, तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो। रो इसकी क्या दे रखी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में। चार्जेस पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये पी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? सिलेंडर के अंदर। इस पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट की दूरी कितनी बता रहा है? एक्स। कहां से? एक्सिस से इसकी दूरी पी पॉइंट की कितनी है? एक्स। ठीक, इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर बात समझ में आ रही है आपके? मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। तो मतलब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बता दीजिए, अगर रो इसकी क्या दे रखी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकालनी है जो कि सिलेंडर के अंदर है। ये सॉलिड सिलेंडर है और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है? रो। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो एक गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर मानेंगे। ये सिलेंडर भी गॉसियन सरफेस है। देखिए, ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर हो गया। ठीक, गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। ठीक, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? x, जो कि x दूरी पे ही हमको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी पूरे गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, चलिए अप्लाई कर देते हैं। E डॉट डी एस, वही गॉस लॉ अप्लाई कर दें। Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ गया। ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर की कुछ लेंथ ले लें L, तो इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एल। ठीक है, r की बजाय रेडियस कितना है? x। l
गॉसियन सरफेस का लैटरल एरिया लिया है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस 2 पाई एक्सएल विल बी इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड कितना होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, एक यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो ये बताइए सिर्फ गॉसियन सरफेस इतना ही तो है, तो इतने के अंदर कितना चार्ज आएगा। अब देखिए इतना ही बड़ा तो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर इतना ही तो वॉल्यूम आएगा, इतना ही तो वॉल्यूम इस सिलेंडर के अंदर आएगा। गॉसियन सरफेस भी तो एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर के अंदर इतना ही तो चार्ज आएगा। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो गॉसियन सरफेस के अंदर इतना वॉल्यूम आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर एल। क्लियर। तो क्यू इनसाइड की जगह पे रख दीजिए E इंटू 2 पाई एक्सएल इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, एल से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन। यही आंसर होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा गॉस लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आ गया इस लेक्चर में। और अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए लेके आएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स के न्यूमेरिकल रहेंगे। पोटेंशियल इस सरफेस का कितना होगा, इस सरफेस का कितना होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स का अगले लेक्चर में डिस्कस कराएंगे। और हो सकता है कि हम इससे पहले आपको कैपेसिटर का लेक्चर डाल के दें, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस और तेज लेके चले तो बेहतर रहेगा। तो कैपेसिटर का लेक्चर पहले आएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस नियर अबाउट करा दिया हर टाइप के। और कोई न्यूमेरिकल आपको अगर चाहते हैं कि कठिन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी ब्लॉग साइट पे जाके आप वहां पे वेबसाइट पे जाके लिख के मुझे बता सकते हैं या इमेज भेज सकते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल आपको कठिन लग रहा है सॉल्व करना। तब तक के लिए धन्यवाद।